नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। हमारा उद्देश्य है आपको नई नई प्रतिभाओं व राजकीय सेवा में अपना योगदान देने वाली हस्तियों से रूबरू करवाना। आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपना कार्य निष्ठापूर्ण व ईमानदारी से किया। अपने कार्यकाल में इन्होंने कहां सेवाएं दी, किस प्रकार रहा इनका जीवन और जीवन का परिचय, आइए सुनते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। हम आपको लगातार सेवानिवृत्त जिस प्रकार राजकीय सेवा से जो अधिकारीगण हैं उनसे रूबरू करवा रहे हैं, क्योंकि उनका जो जीवन परिचय है, उनका संघर्ष है, किस प्रकार रहा। क्योंकि कहीं ना कहीं समाज को सुधारने का काम भी इस प्रकार जो राजकीय कर्मचारी हैं, चाहे अध्यापन के क्षेत्र में हैं, उनका जो अहम रोल रहता है। तो आज हमारे साथ है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 34 STG के से सेवानिवृत्त अध्यापक श्रीमान रामस्वरूप जी गोयल। तो इनसे आज चर्चा करेंगे, इनका जीवन परिचय जानेंगे और इनसे जो आज बच्चे बढ़ के शिक्षित हुए हैं और आगे बढ़े हैं, तो किस प्रकार का रहा इनका संघर्ष, आज इनसे जानेंगे। तो सबसे पहले तो सर हमारे चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, अगर बात करें कि आपने अध्यापन के क्षेत्र में अपने एक ईमानदारी और लगन के साथ में जिस प्रकार बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास किया और उसमें सफल भी हुए, तो कहाँ से शुरुआत हुई आपके शिक्षा जगत में? मेरा प्रथम नियुक्ति राजकीय प्राथमिक विद्यालय 4P अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर में हुई थी। तो जिस समय मैं वहाँ विद्यालय में गया तो विद्यालय के अंदर कोई भवन नाम की चीज़ नहीं थी। मेरे से सीनियर साथी हमारे श्री रामजी लाल जी डूडी जी थे। जिस समय मैं वहाँ विद्यालय में ज्वाइन करने गया तो वो चारपाई पर बैठे थे और लगभग 10-12 बच्चे थे। एक रोड के ऊपर खेतों के अंदर ढाणियों में किसी भाई ने राधा स्वामी डेरे के लिए 1 बीघा ज़मीन दे रखी थी और उसके अंदर एक कच्चा कमरा बनाया गया था। लेकिन कच्चा कमरा भी उसकी छत टूटी हुई थी और उसकी छाया में वो चारपाई पर बैठे और बच्चे नीचे अपने गट्टों पर बैठे हुए थे। तो जैसे ही मैंने वहाँ वो 6P से लगभग 3 किलोमीटर था, हम पैदल जाते थे वहाँ और पैदल ही दोनों आ जाते थे। ढाणियों का माहौल था, वहाँ बैठ के उन बच्चों को उस छाया में भी हम जैसे भी है दोनों साथी हम उन बच्चों को बढ़िया तरीके से जो भी उनके पास सामग्री होती थी और वो उपलब्ध करवा देते, या अपने पास में से ले जाके कोई स्लेट है, बर्ता है, जो पेंसिल है वो भी ले जाके दे देते थे और उसके माध्यम से उनको हम शिक्षा करवाते थे। बिल्कुल, क्योंकि जिस प्रकार आधुनिक शिक्षा और जिस प्रकार शिक्षा का जब 1993 के अंदर आपने ज्वाइनिंग किया, उस समय की और अब की शिक्षा में बहुत बदलाव है। क्योंकि वर्तमान में तो काफ़ी सुविधाएं भी मिल रही है बच्चों को और अन्य प्रकार के जैसे विद्यालय भी नज़दीक हैं। आजकल अभिभावक भी अपने बच्चों पे काफ़ी ध्यान देने लगे। उस टाइम जैसे क्या अभिभावकों की क्या रुचि हुआ करती थी? अभिभावकों की तो रुचि यूँ मानो कि सिर्फ वो बच्चों को विद्यालय ही भेजते थे, बस उतनी जिम्मेवारी थी। बाकी विशेष ध्यान नहीं रखते थे कि हमारे बच्चे के पास किस प्रकार का बैग है या पेंसिल है या कोई स्लेट बर्ता या कॉपी है या नहीं है। और उस समय क्या गवर्नमेंट की तरफ से भी ऐसी कोई सुविधाएं नहीं होती थी कि इनको निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाई जाए। वो बच्चे समय बाज़ार से या थोड़ा बहुत अध्यापक के सहयोग से ही जो प्रथम क्लास में जो कायदा आता था, छोटा मेरा खिलौना, उसके हिसाब से ला के उसके बाद में आगे की क्लासों की पुस्तक लेके और वही रखते थे। बिल्कुल सर, अगर बात करें वर्तमान में तो शिक्षा मान लो काफ़ी जिस प्रकार प्रसार भी हुआ है, काफ़ी मान लो आधुनिक तौर पे जिस प्रकार शिक्षा का जो बढ़ोतरी हुई है, लेकिन आपके कार्यकाल में जब आपने शिक्षा प्राप्त की तो किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा आपको? जैसे कि मैंने शिक्षा प्राप्त की उस समय खैर मेरा दौर रहा है, मैं जगह जगह मैंने कई स्कूलों में शिक्षा प्राप्त की, लेकिन वो स्कूल ठीक थे पढ़ाई के माध्यम से, ऐसी बात नहीं है। और लेकिन हमें तो कई 5-7 किलोमीटर साइकिल पर या जो अब बैग चले हैं वो बैग नहीं होते थे, जो यूरिया खाद खूद के जो थैले होते थे या जो औरतें घर पर जैसे दरी बुनती है उस प्रकार के थैले होते थे, तो उन बैगों में हम पुस्तकें लेकर जाते थे। और उस समय न तो इतने कपड़ों का इतना था क्रेज़ था,
भी जो छात्र पढ़ते हैं उनके पास भरपूर कपड़े हों, जूते हों, ना मात्र एक या दो ड्रेस ऐसी या चप्पलें या सैंडल या वो फ्लीट हुआ करते थे पहनने के लिए, पीटी शूज़ है, बस उसी से ही वो शिक्षा हो जाती थी। कुल मिला के कुछ गवर्नमेंट का भी थोड़ा बहुत सहयोग रहता था हमें कि कई बार एक आधी बार जैसे SC ST को निःशुल्क ड्रेस मिल जाती थी। जी बिल्कुल, ये सर का जिस प्रकार जो इन्होंने उदाहरण बताया है, तो कहीं ना कहीं परिस्थितियां हैं, उनसे लड़ना और संघर्ष करना ही जीवन का जो मुख्य उद्देश्य इन्होंने अपनाया, और आज ये अपने जिस प्रकार जीवन के अंदर सफल हैं, क्योंकि इन्होंने एक अध्यापन के क्षेत्र में जो अपना योगदान दिया और आज सेवानिवृत्त होकर अपनी फैमिली को बिल्कुल वेल सेटल हैं। तो देख सकते हैं कि किस प्रकार का इनका संघर्ष था। तो सर, आपके द्वारा पढ़ाए गए बच्चे भी आज अच्छे अच्छे पदों पे होंगे, जब वो मिलते हैं तो कैसा महसूस होता है? यह बात बताऊं मैं आपको, मेरी पोस्टिंग से पहले मेरे कोई मासा जी की डाणी थी गांव मोदू नगर खुमा नगर के अंदर, तो उन्होंने बुला लिया मेरे को कि भाई साहब हमने स्कूल कर रखा है प्राइवेट, और वो स्कूल जो अध्यापक हैं हमारे जवाब देंगे, तो आप कृपा करके आइए ताकि ये 20-25 बच्चे हैं उनको आप थोड़ा बहुत है ना पोस्टिंग हो इतने तक इनकी पढ़ाई करवा दीजिए। तो मैं वहाँ चला गया। वहाँ टिब्बे का मॉल था, नहर पे उनकी डाणी थी बहुत ही ऊंची, और हमारा वो विद्यालय था 25-30 छात्रों का, वो खुले में ही था। ना मात्र नर्सरी के हिसाब से हमने क्या एक छोटी सी एक पेड़ पौधे थे सफ़ेदे वगैरह, उसमें फुलवारी करके उसको स्कूल का रूप दिया टेम्परेरी, और ब्लैक बोर्ड भी हमने जो लकड़ी का है वो 3 नीचे डंडे खड़े करके उसके ऊपर टेम्परेरी बना रखा था। उस समय एक बच्चा हमारे पास, हमारा भांजा आया चाड़सर से, वो कक्षा 5 में आया शुरू में, तो मैंने देखा उस बच्चे को, भैया बच्चा वास्तव में ही सीधा साधा बच्चा है, चाड़सर गांव का है, वो रिजल्ट एरिया था उस समय। चाड़सर में मेरे ख्याल में मिडिल स्कूल था और अध्यापक शायद एक ही होंगे वहाँ, तो उन्होंने मेरे पास लाके छोड़ दिया। तो मैंने जब उसकी स्टडी करवानी शुरू की और मैंने उसका आंकलन किया, तो मेरे को उसमें बहुत कुछ दिखाई दिया। मैंने कहा यह बच्चा लाजमी एक दिन बड़ा होकर कामयाब होगा। तो जब उसके पिताजी आए तो मैंने कहा जीजा जी ये आपका बेटा है, इसका नाम, मैं तो यहाँ रहूँ नहीं रहूँ, आप थोड़ा ध्यान रखना। वो कहने लगे मास्टर जी ये बेटा जाने और आप जानो, मेरे को पता नहीं यार, इसके एक मामा हो रहा है वो जाने। तो मैं बता दूं उस बच्चे को मैंने साल भर पढ़ाया, बाकी बच्चे तो और भी थे उनके हमारे परिवार के, वो भी ठीक थे, कुछ एक बच्चे तो चलो कमज़ोर थे, बाकी लगभग बच्चे ठीक थे, और मैंने उनकी खूब खिंचाई करके वो बच्चा आज MD डॉक्टर है। तो डॉक्टर है, जब वो मिलता है फ़ोन करता है तो बहुत खुशी होती है उससे, और विवाह शादी में भी आता जाता रहता है, ऐसी बात नहीं है। तो मेरे को उस बात इस प्रकार मैं बच्चों को देखता हूँ, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे जो कामयाब हैं मिलते हैं तो बहुत गर्व महसूस होता है मेरे को। बिल्कुल, क्योंकि आपका एक मार्गदर्शन ही है जो आदमी का जीवन सुधार सकता है। तो हमारे साथ हैं इनके धर्मपत्नी है श्रीमती रेणु जी, इनसे बात करेंगे। मैडम नमस्ते। नमस्ते। तो सर तो हमेशा राज्य की सेवा में रहा, घर की जिम्मेदारी आपने संभाली, बच्चों को शिक्षित किया, तो कैसा आपका जीवन का सफ़र रहा? मेरे तो बढ़िया ही रहा, उनका तो सारा कुछ सही है मेरा तो बढ़िया जीती हूँ, बढ़िया बच्चों को करती हूँ सब कुछ। नहीं, कई बार हम देखते हैं जैसे राजकीय सेवा में अगर कोई टीचर वगैरह होते हैं, उनकी अलग अलग जगह पोस्टिंग होती है, तो मैडम कहते हैं हमें भी साथ चलना है घर की जिम्मेदारी छोड़ के। आपके साथ ऐसा कभी हुआ? मैं तो साथ ही चले गई थी, शुरू से साथ ही चली थी हम तो। हाँ जी, और साथ में सास ससुर थे, उसके 34 आगे यहाँ रह ली, हमने सेवा करी है सास ससुर की सबकी, मतलब बिल्कुल तालमेल के साथ इनके माता पिता की सेवा की आप। हाँ खूब। और आज यही फल है कि आपका जो जिस प्रकार पूरा परिवार एक सुख में जी। हाँ, हम साथ साथ सुख में जी थे सभी। हाँ जी। तो अन्य महिलाओं के लिए क्या उदाहरण देना चाहोगी? क्या बताऊँ बढ़िया है सब सारे कुछ। ऐसा कभी आपको लगा कि सर जैसे विद्यालय से पूरे परेशान होके आए और कभी घर पे भी वो मतलब वो परेशानी घर पे कहीं उतारी? ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं परेशानी, बिल्कुल शांत स्वभाव, बढ़िया है, कुछ नहीं। शुरू से सर हंसमुख स्वभाव से? हंसमुख से, हम हंसमुख के ही रहते हैं, हंसते रहते हैं, कभी भी लड़ाई कभी होती नहीं, हुई नहीं अभी तक भी। अभी तक सही हो, अभी तक तो कुछ भी नहीं है। तो आप दोनों के स्वास्थ्य का राज यही है? हाँ, राज यही है हमारा, बढ़िया है, स्वस्थ रहेंगे हम, बढ़िया है जीवन साथी हम दोनों, बढ़िया ही हैं, बच्चे बढ़िया हमारे।
तो हमारे साथ जिस प्रकार सर हैं, इनसे बात करें। सर, आपने जैसे अपने एक अध्ययन क्षेत्र से जुड़े हुए रहे और राज्य की सेवा में योगदान दिया, उसके साथ साथ आपने सामाजिकता के तौर पे भी अम्बेडकर नवयुग संघ से जुड़े रहे, तो उसकी जिम्मेदारी कैसे मिली आपको? मेरा देखो शुरू से ही प्रवृत्ति रही है मेहनत करने की, क्योंकि हमारे बुजुर्ग थे, मेहनती थे, और हम भी सारे उनके साथ लगे रहते थे, क्यों हमारा धंधा ही ऐसा था और सभी का, और पूरे परिवार में नशा नाम की हमारी चीज़ नहीं थी। हम कोई भी काम सारे रल मिल के करते थे, और शुरू की प्रवृत्ति होने के कारण जैसे ही मैंने विद्यालय ज्वाइन किया तो मेरी प्रवृत्ति ऐसी ही बढ़ गई। बच्चों के साथ में प्रेम और वृक्षारोपण के साथ मैंने पर्यावरण के साथ में बहुत प्रेम रहा है, मेरा बचपन से ही रहा है, या तो ठीक है ना। तो मेरी इस प्रकार की प्रवृत्ति देख के मेरा व्यवहार रहता है कि मैं सबके साथ में रल मिल के ही रहूं। मेरा ये हमेशा ही है, फ्रेंड सर्कल में मैं रहना चाहता हूं, ताकि हमारे एक दूसरे के साथ में दुख सुख में काम आए, या खाली टाइम बैठें तो ढंग की बातें करें। इस प्रकार होते हुए ही मैंने अम्बेडकर नवयुग संघ, तो क्या जिस समय हम ट्रेनिंग करते थे उसी समय ही हमने इस प्रकार की मतलब दिमाग में होगी कि एक बाबा साहब की देन है, और इनके हिसाब से ही बाबा साहब को जाना हमने कि बाबा साहब की सारी कृपा है, तो क्यों ना बाबा साहब के नाम से कोई भी संघ है या और कोई गतिविधि करके इनके विचारों से उनके साथ में रल मिल के रहें। तो मैंने यहाँ पीलीमंगा में जैसे भी आया, 20 साल हो गए मेरे को, तो मैंने अम्बेडकर नवयुग संघ ज्वाइन किया, अम्बेडकर शिक्षक संघ भी ज्वाइन किया। पीलीमंगा में हमारा भवन है अम्बेडकर नवयुग संघ के नाम से, 2-3 बीघा ज़मीन है। उसके लिए हमने ग्रुप बना के उसके अंदर संडे टू संडे या मूलभूत सुविधाएं, पहले कुछ नहीं होता था, लेकिन धीरे धीरे करके कर्मचारियों ने मूलभूत सुविधाएं जो जुटाई है, और जुटाने के बाद में हमारा इतना सम्मान हो, सभी लोग कहने लगे कि यह भैया अध्यापक लोग अच्छे हैं, ईमानदार हैं, इनको अगर 2 पैसा दोगे तो वो काम में लगेगा। इस प्रकार होते हुए मेरे को कोषाध्यक्ष पद पर नियुक्त कर दिया गया, और कोषाध्यक्ष मालिक की दया से भी, अपने गवर्नमेंट कर्मचारी है, मालिक सब कुछ देती है अपने को, सैलरी खूब देती है, तो साझा पैसा है उसका हिसाब किताब रखना यह मेरा शुरू से ही रहा है। मैं अम्बेडकर नवयुग संघ नहीं, मैं वॉलीबॉल क्लब का चंदा मेरे पास है, मेरे घर के सामने जो परशुराम पार्क नाम से है, इसको तो मैंने और मेरा पड़ोसी एक, हम दोनों ने इसको शुरुआत में ही जेब से पैसे लगा के संपन्न किया। इसमें पेड़ पौधे लगाए, घास लगाए, और आज भी मैं इसकी आज 15-20 साल से लगभग मैं ही देख रेख करता हूँ, क्योंकि पर्यावरण से लगाव है मुझे। और जो बच्चे खेलते हैं उनको समझा बुझा के भी, बच्चों पेड़ वगैरह नहीं तोड़ो, तो यह मेरी रुचि रहती है। इस प्रकार लोगों ने यह सोचा भी ठीक है, यह व्यक्ति, इनको आगे रखा जाए, यह ईमानदार आदमी है। अब पार्क का जो पैसा है, हम साल भर में को 200-400 रुपये इकट्ठा करते हैं, वही मेरे पास हिसाब रखता हूँ मैं, मेरे पास एक एक पैसे का हिसाब पड़ा है। जैसे ही मैं रहा हूँ, तो यह मालिक से मैं तो हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि इस प्रकार का जो सार्वजनिक पैसा होता है उसका हिसाब किताब रखा जाए, वो पैसा न खाया जाए। बिल्कुल, क्योंकि जिस प्रकार जो सामाजिक तौर पे आप जो काम करते हो, तो कहीं ना कहीं जो लोगों की आशा और अपेक्षा भी आपसे जुड़ी रहती है, उसमें आपका जो मेंटेनेंस है उसका पूरा हिसाब किताब रखते हो, तो भी आज लोगों का आप पे विश्वास है। तो सर, अगर बात करें जैसे वर्तमान युवाओं की, तो कहीं ना कहीं नशे की तरफ काफ़ी अग्रसित होते जा रहे हैं, तो बच्चों को नशे से दूर रहने के लिए क्या प्रेरणा, उनको आगे बढ़ने के लिए क्या प्रेरणा दी जाएगी, क्योंकि आप शिक्षा से जुड़े हुए हमेशा आप जुड़े रहे? देखो, मेरा तो सिस्टम विद्यालय के अंदर यही रहता है शुरू से ही, बच्चों को मैं हमेशा ही अनुशासन का पाठ पढ़ाता रहता हूँ, और इस प्रकार नशा प्रवृत्ति है उसके बारे में भी मैं समय समय पर उनको सुझाव देता रहता हूँ। ऐसी बात नहीं है। और कोई नशे के बारे में अगर मैं सुन लेता हूँ कि फलाना, तो मेरे को अलग सा महसूस होता है, या परिवार में भी छोटा मोटा है तो उनको मैं उस टाइम तो नहीं, जिसने कोई खा पी लिया, लेकिन उसके बाद में थोड़ा हल्का सुझाव देता हूँ भी ये बात देखो, थोड़ी सी आप समझो, परिवार के मालिक हो आप, ये बात इसमें बढ़ियाई नहीं है नशे की कोई, तो आप एक बार तो खुश हो जाते हो, लेकिन जो घर की औरतें वगैरह है वो इस बात से नफरत करती है, और बच्चे परेशान होते हैं, और अपना घर बर्बाद होता है। तो इसलिए इस प्रकार की, क्योंकि मेरे परिवार में तो कोई बीड़ी पीने वाला भी नहीं था, दूसरा नशा तो अलग बात है, सही बताऊं मैं, और मैंने भी आज तक कोई नशा मेरे में नहीं रहा, मैंने कभी जर्दा बीड़ी इसके टच करके ही नहीं देखा मैंने। तो मैं तो यही जो भी मिलता है मेरे को, उनको अनुशासन का पाठ ही पढ़ाता हूँ कि कम से कम आप भी मानव तो बनिए। सारे कामयाब नहीं है, नौकरी नहीं लग सकते, लेकिन नशे से तो कम से कम दूर रह के और मानव के अंदर मानव व्यवहार तो बनाइए, ताकि समाज में आप सही रह सको और आपकी इज्जत हो समाज के।
सर, अधिकतर देखा गया है कि जैसे सेवानिवृत्ति के बाद अधिकारीगण कहीं ना कहीं राजनीति और व्यवसाय को चुनते हैं। आपका क्या लक्ष्य निर्धारित है? नहीं, देखो, मैं ऐसा तो कुछ नहीं कह सकता। और पहली बात तो राजनीति ठीक है, चलती रहती है, सारे चुनाव होते रहते हैं, लेकिन राजनीति से मेरे को शुरू से ही मैं इतना इसके अंदर भी नहीं जाता, इतना नॉलेज भी नहीं रखता। लेकिन राजनीति तो देखो उन लोगों की होती है जिनके पास 2 नंबर का पैसा और हो। सामान्य जीवन जीने वाला व्यक्ति अगर राजनीति में घुस जाए तो उसका मैं भविष्य के बारे में कुछ नहीं कह सकता भी क्या हो सके क्या नहीं हो सके। और मेरा तो फिलहाल ऐसा कोई विचार नहीं है। आगे देखो, जैसे अपना व्यवहार होता है उसके साथ में भाग्य क्या, भी भाग्य के साथ में क्या होता है वो भाग्य के साथ में है। भी राजनीति में तो वो मालिक ही है, भी उसको किस तरफ लेके जाएगा तो वो उस ईश्वर की कृपा होती है। बाकी मेरा इतना कोई ज़्यादा विचार नहीं है राजनीति में आगे स्टैंड होके भी नाम कमाने का। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ गुरुदेव श्रीमान रामस्वरूप जी गोयल, जिनका राजनीतिक क्षेत्र में तो अगर बात करें, इन्होंने बताया कि अपना कोई ऐसा विचार अभी तो नहीं है, लेकिन अगर जनता चाहेगी और अगर भगवान चाहेगा तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं इनका विचार हो सकता है। लेकिन राजकीय सेवा में जो इन्होंने अपना योगदान दिया वो ईमानदारी और निष्ठा के साथ में हमेशा संघ से भी जुड़े रहे और उनकी जो भी मांग है उसको भी उठाते रहे। तो सर, हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, आप हमारे घर पहुँचे, बहुत खुशी हुई इस बात की कि मैंने सोचा मेरे परिचित हैं, लेकिन जैसे ही इन्होंने कहा हाँ जी गुरुजी, तो मैंने कहा वास्तव में है तो जानकार, लेकिन भई उम्र के हिसाब से भी नज़रों के हिसाब से एक बार पहचान नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी सोचा, मैंने कहा अपने ही हैं तभी अपने घर आए सीधे, हाँ जी गुरुजी। जैसे भी आए तो हम तो भी अपने काम में लगे हुए थे, परिवार के साथ में घर पर रहते हैं तो मिलजुल के ही काम करते रहते हैं। तो इसलिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ आप जो हमारे घर में आप ने पैर रखे हैं। तो इसके लिए जो हमारे से बन पड़े, आप हमारे घर में आराम से बैठें, चाय पियो, खाना भी बन जाएगा, खाना खा के भी जाना है। बहुत खुशी की बात है कि आप पहली बार हमारे घर में मेरे साथ में मेरा इंटरव्यू लेने इस प्रकार सेवानिवृत्त होने के बाद में आप हमारे घर पर पहुंचे हो। बहुत बहुत आपका आभार प्रकट है, धन्यवाद है। तो अब तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की खबरों से रहेंगे अपडेट और वहां के विचारों को लेकर आपको रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज और हमारी वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।